हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं बच्चों, और वो है आइसोमेराइजेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, समावयवीकरण। ओके, समावयवीकरण। तो ये है कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अदर isomer in the presence of catalyst। किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। जब हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं, ठीक है, कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक समावयवी, समझ गए ना, एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलने का प्रक्रम, मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो इसे बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, समावयवीकरण। आप देखोगे कि एल्केन जितनी लॉन्ग स्ट्रेट चेन वाले होंगे, अगर हम उन्हें कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो उतनी ही ब्रांचिंग में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच वाले एल्केन्स में चेंज होते हैं। देखो जैसे यहां पर आपने मिनिमम 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन का कोई मतलब नहीं है। तो ये है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, यहां पर प्रेजेंस होती है AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है, प्लस HCl और लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखें, आप ऐसे याद कर लेना चाहिए, मरना आजकल, मरना मतलब हो गया मेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन मींस, और आजकल का मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। मरना आइसोमेराइजेशन, आजकल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर कहीं पर आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस और HCl और हीट का प्रेजेंस दिखाई गई है, तो वहां पर आपको आइसोमर में चेंज कर देना है एल्केन को, और जितने पॉसिबल है। तो देखो इसका एक पॉसिबल है ये, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो ब्यूटेन है ये है स्ट्रेट चेन वाला, और ये क्या हो गया, तो ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन, एक टर्शियरी ब्यूटेन जैसा। जस्ट अब आपको मान लो 5 कार्बन का दिया गया है, 1 2 3 4 5, इसी का आइसोमेराइजेशन करना है एनहाइड्रस, HCl की प्रेजेंस 200। तो देखो इसके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो ये है 1 2 3 4 आइसोपेंटेन, ओके, और एक कौन सा पॉसिबल है बच्चों, ये है, और ये क्या है, नियोपेंटेन। तो जैसे ही हम स्ट्रेट चेन वाले एल्केन को लेंगे वो ऐसे चेंज होगा, जस्ट ऐसा ही। देखो आप सपोज आपके पास ये एल्केन है 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन। अगर आप इसे हीट करोगे AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस, तो देखो ये ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसे ये ग्रुप यहां से टूट के और यहां ऐड हो जाएगा, ओके, ये इस तरह से। और भी देखो क्या चेंज आ सकते हैं, प्लस यहां पर ऐसा न्यू हेक्सेन बन गया, समझ गए ना। तो इस तरह से और भी मैं बताता हूं जो आते रहते हैं ऑब्जेक्ट में। तो यहां तक समझ गए ना कि ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन, पेंटेन था, ये क्या है, पेंटेन है, ये क्या है, आइसोहेक्सेन है। हेक्सेन ले ले तो भी इस तरह के आइसोमर्स पॉसिबल है, आइसो ले ले तो भी पॉसिबल है। जस्ट ऐसा ही हेप्टेन और ऑक्टेन में आता रहता है। और जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि ये है हमारे पास हेप्टेन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हीट किया जाए AlCl3 की प्रेजेंस में HCl, तो ये एक इस तरह का कंपाउंड बनाता है, ये है 1 2 3 4 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं ट्रिप्टेन, ठीक है। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहां पर ऑक्टेन ले लें, नॉर्मल ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसकी प्रेजेंस में हीट किया गया हो तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है 2 2 4 1 2 3 4 5 2 2 4 ट्राइमिथाइल, ठीक है, पेंटेन, या इसी को बोला गया है आइसोऑक्टेन, जिसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है 100 और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो होता है 0। अब आएगा ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर मतलब जो पेट्रोल होता है उसकी ग्रेडिंग बतानी हो कि उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है तो उसका ऑक्टेन नंबर लिया जाता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ही ज्यादा अच्छा पेट्रोल माना जाता है। तो आइसो ऑक्टेन को वहां स्टैंडर्ड लिया है, उसका ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया है। नॉर्मल हेप्टेन जो दिया गया है ये क्या है, नॉर्मल हेप्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर क्या है 0, ये है नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा नॉकिंग करता है, ये सबसे कम नॉकिंग करता है। और इसी को स्टैंडर्ड लेके जो आइसोब्यूटेन है उसका वॉल्यूम परसेंटेज जितना मिक्सचर में दे रखा होता है ना वही उसका ऑक्टेन नंबर होता है। मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये सब प्रोसेस क्या है बच्चों, आइसोमराइजेशन। ओके, अब देखो इसमें एक रिएक्शन पूछ ली जाती है कि आइसोमराइजेशन, और ये बता दूं कि जो आइसोमराइजेशन है वो एल्काइल या हाइड्राइड इनकी शिफ्टिंग के कारण होता है। मॉलिक्यूल अपने आप को ज्यादा छोटा और स्टेबल बनाने के लिए ऐसा कर सकता है। ओके, तो ये है। अब सपोज आपको यहां पर ये कंपाउंड दिया गया है प्लस, ठीक है, यहां पर ये रहने दो, ये रिएक्शन अभी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में अलग से एरोमेटाइजेशन में बताऊंगा ये रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा आइसोमराइजेशन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और दूंगा मैं आपको। अब हम आ जाते हैं एरोमेटाइजेशन, रीफॉर्मिंग, ओके, या एरोमेटाइजेशन, ये रिएक्शंस एरोमेटाइजेशन, रीफॉर्मिंग या साइक्लाइजेशन, एरोमेटिक साइक्लाइजेशन। ओके, तो देखो ये क्या है कि समझ गए बच्चों कि ये है एरोमेटीकरण, क्या इसी को बोलते हैं पुनरुत्पादन, चक्रीकरण। ओके, तो ये है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक, ठीक है, कंपाउंड या एलिफैटिक एल्केन जो है इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। हम एलिफैटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, हम यहां पर एल्केन लेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा बच्चों कि जो एलिफैटिक, ये क्या है, एलिफैटिक यौगिक को एरोमेटिक यौगिक में बदलना। हालांकि ये अपने आप नहीं हो सकता, किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। तो एक एलिफैटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन। ये है एटलीस्ट 6 कार्बन इन, ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड रिक्वायर्ड, ठीक है, एटलीस्ट 6 कार्बन एटम इन कार्बन चेन। ध्यान रखें, कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन, इन हाइड्रोकार्बन चेन, ये है, ठीक है, इन एलिफैटिक कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। समझ गए बच्चों कि जो आपको एलिफैटिक यौगिक होगा, जो यौगिक में कम से कम जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, उसमें कितने कार्बन, उसमें 6 कार्बन होना जरूरी है। इतने कार्बन तो हो तभी साइक्लाइजेशन होगा, मिनिमम एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करना है तो। समझ गए ना। तो ये देखो आप यहां पर, और आप ऐसे याद रखोगे तो देख, ध्यान रखें कि Cr2O3 Al2O3 ये तो हमारे यहां पर कैटालिस्ट होंगे। तो यहां से ऐसे याद रखना है साइक्लाइजेशन, क्रोमियम C से
साइक्लाइजेशन मींस यहां पर Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस दिखाई गई है और कोई एल्केन दे रखा है 6 कार्बन या इससे ज्यादा, तो ध्यान रखें वहां पर आपको तुरंत एरोमेटिक कंपाउंड बना देना है। एरोमेटाइजेशन कैसे याद रखना है, क्रोमियम क्रोमियम से साइक्लाइजेशन, बस आप बहुत इजी को याद रख सकते हैं इसको और बहुत ही अच्छे से कंपाउंड, और जो टेम्परेचर होगा ठीक है वो होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ गए होंगे, देखो इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि एरोमेटाइजेशन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो 6। एरोमेटाइजेशन का कैटलिस्ट आप कैसे याद रखोगे, तो Cr2O3 ठीक है, साइक्लाइजेशन के बेस पर टेम्परेचर। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस बताता हूं जो आती रहती हैं, उनसे रिलेटेड रिएक्शंस भी आती रहती हैं। ओके, तो देखो यहां पर जैसे हम यहां पर ले नॉर्मल हेक्सेन 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये क्या है 6, ये क्या है नॉर्मल हेक्सेन। यहां पर है Cr2O3 Al2O3 600, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। अब सपोज आपने ये वाला कंपाउंड ले लिया, ये क्या है आपके पास नॉर्मल हेप्टेन। हेप्टेन ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है नॉर्मल हेप्टेन। इसका ठीक है साइक्लाइजेशन कराया जाए, एरोमेटाइजेशन, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, टॉलुइन। तो ध्यान रखें कि जितने कार्बन का आप एलिफैटिक कंपाउंड लोगे उतने ही कार्बन का आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। अब सपोज आपने ये ले लिए एक और एक ऐसा ले लिया ये, ओके, और एक ऐसा ले लें 1 2 ऐसा। अब आपसे कहा जाए कि इनकी क्या कंपाउंड बनेगा, तो देखो ठीक है, अगर हम इसका एरोमेटाइजेशन कराएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3, ये क्या हो गया, बाकी इसमें H2 निकाल देना, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, मेसिटाइलिन। ओके, अगर आप इसका एरोमेटाइजेशन कराते हैं Cr2O3 तो आप देखोगे आपके पास ये बन जाएगा ऑर्थोजाइलिन। आप इसका एरोमेटाइजेशन कराते हैं तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है, मेटाजाइलिन। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आती रहती है जिसमें आपको क्या करना होता है कि एरोमेटाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई एल्केन लिखा है और Cr2O3 दिख रहा है तो वहां समझ जाओ कि आपको एरोमेटाइजेशन तो बताना है। और कौन सा है, तो जितने कार्बन का एल्केन उतने ही कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड, जो जहां साइड चेन है वो वहीं पर ही आएगी। ओके, और इस बेस पर आपको एरोमेटाइजेशन। अब मान लो सपोज मैंने आपको ये रिएक्शन दी, ये जो मैं अभी आपको रिएक्शन बता रहा था, यहां लिखा है Cr2O3 Al2O3 हीट लिखा है, यहां लिखा है A, फिर लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl, B, फिर लिखा है O2 और एसिड, और यहां लिखा है CD। अब कैसे पहचानोगे, तो देखो यहां पर आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन A यहां पर। फिर इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस लिखी होगी, तो ये रिंग में क्या करेगा, प्रोपाइल ग्रुप को ऐसे जोड़ देगा और ये बन जाएगी क्यूमीन। क्या बनेगी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और फिर O2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इस तरह से हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, और फिर एसिड की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है फिनॉल में और एक कीटोन, ये बन गया फिनॉल और ये बन गया एसीटोन। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास क्रैकिंग या भंजन। एक रिएक्शन और बचती है एल्केन में, तो देखो ये है डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन इनटू लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स और अदर मिक्सचर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। समझ गए ना कि उत्प्रेरक और ऊष्मा की उपस्थिति में बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में बदला जाए तो इसे बोलते हैं क्रैकिंग। ये होता है किसकी प्रेजेंस में, अगर आपको SiO2 लिखा दिख रहा है ना तो वो समझ जाओ क्रैकिंग है। सिगमेंटेशन,
SI से सिगमेंटेशन याद रखना, सिगमेंटेशन मतलब तोड़ना। मतलब अब देखो जैसे इथेन का होगा तो इसका तो टूट के तो नहीं बन सकता, तो ये बनेगी इसमें, ध्यान रखें। इसका अगर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड 500 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ये लिखे हैं तो एल्कीन ही बनेगी, इनमें और कोई पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े होंगे तो वो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इसमें हो सकता है कि CH4 + CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाए। इस तरह के बड़े एल्केन है तो फिर एल्केन, एल्कीन और भी छोटे छोटे एल्कीन्स बन सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये सब क्या कहलाता है बच्चों? इसमें Cr2O3 V2O3 इनका यूज होता है CH की क्रैकिंग में, ASiO2 Al2O3 CC की क्रैकिंग में यूज होते हैं। ओके, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है लिक्विड फेस क्रैकिंग, द्रवावस्था भंजन, इसमें हैवी ऑयल का क्रैकिंग कराई जाती है, लगभग 70-80 है और 5 इसमें। और एक होता है वेपर फेस क्रैकिंग, वाष्प अवस्था, गैस ऑयल, केरोसिन ऑयल, इनका जो है क्रैकिंग कराई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे ढूंढना। अब देखो बच्चों, आपको ये कुछ रिएक्शंस बता देता हूं, आप इनको कंप्लीट कर लें। यहां पर ध्यान से देखें कि CH2N2 ये एक इंसर्शन रिएक्शन है, ये भी मिलती है, समझ गए ना, किसमें? एल्केन्स में। ध्यान रखें इंसर्शन रिएक्शन में जो कि CH2 ग्रुप है वो इंसर्ट हो जाता है CH के बीच में या CC के बीच में, ज्यादातर CH। तो ध्यान रखें जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होंगे ना उतने ही इंसर्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अभी मैं बताता हूं, इसमें बतानी है, इसमें बतानी, इसमें। यहां पर आपको ये रिएक्शन, तो ये आप पहले नोट कर लो, मैं फटाफट इनकी हिंट दे देता हूं। ओके, तो आप इनको खुद करके देखना, फिर आंसर मिलाना। तो देखो यहां पर हमने CH2N2 का यूज किया है। आपसे पूछा गया इंसर्ट होगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखें कि यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो इंसर्ट हो सकता है यहां पर क्या CH3 हो सकता है और यहां, या फिर हमारे पास ये इंसर्ट होके यहां ऐसे चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि CH2 यहां एंटर हो सकता है या यहां। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक बार यहां इंसर्ट हो सकता है, यहां इंसर्ट हो सकता है, यहां इंसर्ट हो सकता है, मतलब यहां, और यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां भी इंसर्ट हो सकता है, और यहां हाइड्रोजन है तो यहां। तो जितने भी, ध्यान रखें, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट इज इक्वल टू इंसर्ट प्रोडक्ट, समझ गए ना, इतने इंसर्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। जस्ट ऐसा ही यहां पर ध्यान रखना है। ये है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको इसका क्या करा देना है, आइसोमराइजेशन, फिर Cl2 से रिएक्शन करानी है। आप देखोगे इसके या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर यह प्रोडक्ट बनेगा। Br2 से रिएक्शन कराओगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर Br हो सकता है, या फिर आपके पास दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर Br हो सकता है। ओके, ऐसे ये रिएक्शन होगी तो ये एथेन बन जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी ये भी बन जाएगा। Br2 की रिएक्शन कराओगे, मेन प्रोडक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर Br लगा दें, ठीक है, फिर Na की रिएक्शन करा दो तो आप देखोगे कि ये आपके पास प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, NaOH से कराएं तो आपसे पूछा गया कि ये बनेगा कैसे, तो ध्यान रखें कि आप यहां पर ऐसा ले लें, Na सोडा लाइन से ये निकल जाएगा, ये है रिएक्शन, इससे करानी है। एक केवल ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, तो ध्यान रखें कि ये रहा होगा, तो यहां पर क्या लिया गया होगा, ये। इसमें ध्यान रखें D नहीं हटेगा, बल्कि यहां पर हो जाएगा C2H4DCl, और यहां पर आपको निकालना है कि X की वैल्यू क्या होगी। तो देखो X जितने N है, N, ठीक है, उतना तो O2 लगेगा, 2N + 2, तो देखो 4H बराबर होता है 1 O2, तो 2N + 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2N। तो आपको यहां पर फिर से बता दूं, जितने N होंगे वो तो लगेंगे। इसके अलावा 2N + 2, तो हमारे पास ये पता है कि 4H में 1 होगा, तो आपके पास हाइड्रोजन है 2N + 2, तो ये कितना हो जाएगा 2N + 2/4 इतने O2। अब आप इसको जोड़ लो तो टोटल O2 कितने हो गए, देखो, एक तो हो जाएंगे N + 2N + 2/4, यही हुआ कि
2n+2 कि 4 हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन O2 लगेगा, तो आपके पास है 2n+2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, तो ये हो गए। और आगे बढ़ जाए तो 4n+2n+2 अपॉन में कितना हो गया बच्चों, 4। यहां तक बात समझ गए होगे। फिर से देखें आप, CnH2n+2 ये पूछा गया है, x की वैल्यू क्या है, तो यहां पर एक तो O2 उतने ही लगेंगे जितने CO2। फिर यहां पर आप ऐसे ध्यान से देखें, 4H जब लगते हैं तो 1, ठीक है, O2 लगता है, आपके पास हाइड्रोजन है 2n+2, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, तो इसके लिए कितने ऑक्सीजन लगेंगे, तो 2n+2 अपॉन में 4, टोटल इनको ऐड कर लो। अब जो रिजल्ट आएगा वो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लें और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।